हेलो दोस्तों, इन न्यूज़ प्रोग्राम में आपका स्वागत है और मैं हूं हिमांशु। अयोध्या से संबंधित जो राम जन्मभूमि का मुद्दा था वह हम पिछले काफ़ी ज़्यादा समय से उसको चलता हुआ देख रहे थे। उसको लेकर बहुत सारे आंदोलन हुए, बहुत सारे स्थितियां हमें देखने को मिली, बहुत सारी हिंसाएं हुई, घटनाएं हुई। लेकिन उन सभी स्थितियों पर जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया तो हमें एक तरह से मामला सुलझता हुआ दिखा। लेकिन वर्तमान समय में एक और मुद्दा ज़मीन से ही जुड़ा सामने आया है, जहाँ पर कथित रूप से कई सारे लोगों द्वारा, कई सारे अधिकारियों द्वारा या फिर कई सारे नेताओं द्वारा, जनप्रतिनिधियों के द्वारा अपने कुछ रिश्तेदारों को निजी लाभ देने संबंधी कुछ मामले सामने आए हैं और मीडिया रिपोर्ट्स में इन बातों को बताया गया है, जिसके बाद सरकार ने कार्रवाई करने की बात कही है। तो आज के डिस्कशन में हम इस पूरे मुद्दे को समझेंगे कि यह मुद्दा कैसे हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, कोई सवाल कैसे इससे पूछा जा सकता है, किस किस जीएस के अगर पेपर में इससे कोई सवाल बने तो कौन कौन से विषयों के अंतर्गत हम इसे जोड़ करके देख सकते हैं। टॉपिक है अयोध्या में भूमि खरीद, बढ़ता विवाद और कानून। तो किस भूमि की खरीद की बात की जा रही है उसके बारे में बात कर लेंगे, और जो विवाद है उस विवाद के क्या कारण हैं, इसके अलावा कानून क्या क्या बनाए गए हैं, किस तरह से कानून के जरिए इसका रेगुलेशन किया जा सकता है या फिर दंड के प्रावधान शामिल होंगे। न्यूज़ है रूल्स दैट गवर्न द ट्रांसफर्स ऑफ दलित लैंड इन यूपी। तो दलितों से संबंधित भूमि का विवाद भी एक तरह से सामने आ रहा है कि जो भूमि वहाँ पर मौजूद थी तो वह भूमि दलितों से किस तरह से ले ली गई, क्या कानून है उससे जुड़े हुए उनको देखेंगे। डायमेंशंस में न्यूज़ की बात कर ली, अभी मामले को देखेंगे कि मामला आखिर है क्या। हालांकि हमने बात कर ली है भूमि हस्तांतरण की क्या प्रक्रिया है, खासकर एससी कैटेगरी से संबंधित लोगों के लिए जिन्हें दलित कहा गया है, और प्रतिबंध किस तरह से लगाए गए हैं कानून के माध्यम से, इसके तहत किन लोगों पर आरोप लगाए गए हैं और क्या क्या कार्रवाइयाँ की जा सकती हैं, क्या निष्कर्ष हो सकता है। और एक सवाल, यदि कोई सवाल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है तो पूछा जाएगा, किस किस पेपर से, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 और जीएस पेपर 4 भी आज के इस टॉपिक में शामिल हो जाता है। जीएस पेपर 2 के अंतर्गत हम सामाजिक न्याय खंड से इसे जोड़ सकते हैं, जीएस पेपर 3 के अंतर्गत हम इसे भूमि सुधार से जोड़कर देख सकते हैं, और जीएस पेपर 4 के अंतर्गत यह मामला इंटीग्रिटी यानी सत्यनिष्ठा, ऑब्जेक्टिविटी, वस्तुनिष्ठता या फिर अन्य कुछ मुद्दों से जुड़ता है, जहां पर किसी अपने सगे रिश्तेदारों को लाभ न पहुंचाना या फिर गैर पार्शियलिटी वाला मामला होता है। तो सिविल सेवाओं की दुनिया में एथिक्स का जो मुद्दा है वह सीधे इससे जुड़ेगा, सत्यनिष्ठा के मामले में या फिर लाभ ना पहुंचाने के मामले में। तो ये पूरा मामला आप एक केस स्टडी के रूप में भी समझ सकते हैं कि यदि केस स्टडी में ऐसा कोई प्रश्न पूछ लिया जाए तो आप कैसे उसको लिख पाएंगे। तो जब इस मुद्दे की आपको समझ होगी, इसके सारे पॉइंट आपको पता होंगे, तब आप एक अच्छा उत्तर लिख सकेंगे। ठीक, मामला समझते हैं। एक न्यूज़ आई थी जिसमें कहा गया एमएलएज, मेयर, रिलेटिव्स ऑफ कमिश्नर, एसडीएम, डीआईजी ऑफिशियल्स बाय लैंड इन अयोध्या आफ्टर सुप्रीम कोर्ट क्लियर्ड राम टेम्पल। यानी कि जब सुप्रीम कोर्ट ने, आगे बात करें हम, नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था खासकर राम मंदिर के पक्ष में, उसके बाद राम मंदिर बनाने की बात भी कही गई, तो उसके बाद से लगातार जो भी वहाँ के निजी या स्थानीय समुदाय के लोग हैं वे वहाँ पर ज़मीन खरीदने को लेकर के होड़ सी लगा रखी उन लोगों ने। दरअसल फरवरी 2020 में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की स्थापना हुई थी, जो मंदिर से संबंधित जमीन को अधिग्रहित करने के लिए बनाया गया था। तो इसने लगभग 70 एकड़ तक जमीन अधिग्रहित कर ली थी। लेकिन इसी दौरान हमने ये देखा कि जमीन की जो निजी खरीद थी, जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, वे बहुत ज़्यादा इसमें जमीन को खरीदने के लिए बेचैन हो रहे थे। इसमें भी खास तौर से वो लोग शामिल थे जो बड़े नेता थे, स्थानीय स्तर पर विधायक, कोई भी वहाँ पर मौजूद पहले से अधिकारी रहे हों, अधिकारी वर्ग के रिश्तेदार, इन सभी लोगों का नाम सामने आया। निजी मीडिया रिपोर्ट्स में इन लोगों की जानकारी दी गई, कई नाम सामने आए, जिसके बाद ऐसे मुद्दे सरकार के पास भेजे गए और सरकार ने इसकी जांच के लिए कुछ आदेश दे दिए। अब ये जो जमीन है जो खरीदी जा रही थी, इसमें जो बड़े विक्रेता का नाम है वह है महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट, इसे एमआरवीटी कहा गया है। तो इन लोगों से ये जमीन, जो निजी जमीन है, वह खरीदी गई। इन पर आरोप ये है एमआरवीटी पर कि इन लोगों ने कुछ दलित लोगों की जमीन भी खरीदी थी और कुछ गलत तरीके से पूरी जमीन को लिया गया था, तो कानूनों का उल्लंघन किया गया था।
कौन से कानून होंगे हम बात करेंगे। तो राज्य सरकार ने अब जांच के लिए आदेश दे दिए हैं। अभी जो जमीन का मामला है वह विशेष रूप से बरहता मांझा गांव से संबंधित है, जो यहाँ पर श्री राम जन्मभूमि के नज़दीक का एक गांव है। और ऐसा कहा गया है कि इस जन्मभूमि से लगभग 5 किलोमीटर के एरिया के रेडियस में, यानी 5 किलोमीटर के ओवरऑल क्षेत्र में, उसके आसपास चारों तरफ अगर हम गोला घुमा दें तो ऐसी ज़मीन की खरीद में तेज़ी आ गई है। और ख़ास तौर से कुछ लोगों को ज़मीन बहुत कम कीमतों पर दे दी गई हैं। अभी हम पूरे मामले पर बात करेंगे। तो भूमि हस्तांतरण की क्या प्रक्रिया है और इस पर क्या प्रतिबंध है, खासकर वह भूमि जो एससी कैटेगरी से संबंधित है, उसको लेकर के कुछ कानून में बातें स्पष्ट कही गई हैं। तो उत्तर प्रदेश की राजस्व संहिता 2006 की धारा 98(1), जिसको उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियम 2016 के साथ लागू किया गया था, इसमें कुछ खास बातें बताई गई हैं जो हमें जाननी चाहिए। इसमें कहा गया है कि अनुसूचित जाति के यानी एससी कैटेगरी के किसी भी भूमिधर, यहाँ भूमिधर का मतलब हुआ भूमि का मालिक, तो किसी भी भूमिधर को लिखित रूप में कलेक्टर की पूर्व अनुमति के बिना किसी ऐसे सदस्य को जो अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति जो गैर अनुसूचित जाति का व्यक्ति है, उसको भूमि हस्तांतरित करने का अधिकार नहीं होगा। ठीक, भूमि हस्तांतरित करने का जो अधिकार की बात है, उसमें हस्तांतरण शब्द के अंतर्गत अगर हम देखें तो यहाँ हमें दिखता है कि उसको बिक्री नहीं की जा सकती, किसी को गिफ्ट नहीं की जा सकती ज़मीन, किसी को गिरवी नहीं रखी जा सकती यानी मॉर्टगेज, और किसी को लीज पर भी नहीं दी जा सकती जब तक कि कलेक्टर की लिखित अनुमति ना मिल जाए। कलेक्टर किन मामलों में लिखित अनुमति दे सकते हैं, उसके लिए भी कुछ विशिष्ट शर्तें बताई गई हैं कि जिसके तहत कलेक्टर अनुमति देंगे। जैसे यदि एक व्यक्ति है जो एससी कैटेगरी का है, भूमिधर है, वो कोई जीवित उसका कोई उत्तराधिकारी ना हो, यानी उसका कोई वंशज मौजूद ना हो जो आगे उसकी भूमि की देखरेख कर सके, तब ऐसी अनुमति दी जा सकती है। अगला, यदि व्यक्ति किसी अन्य जिले या राज्य में बस गया हो। अगला, यदि व्यक्ति या उसके परिवार का कोई सदस्य किसी घातक बीमारी से पीड़ित हो और उसको ऐसी आवश्यकता हो। अगला, यदि व्यक्ति किसी अन्य भूमि को खरीदने के लिए ऐसी अनुमति चाहता हो, यानी उसको उस भूमि को बेच करके कोई दूसरी जगह पे कोई अन्य जमीन खरीदनी हो। या फिर यदि हस्तांतरण से आवेदक द्वारा धारित जो भूमि है, यानी जिस डेट पर उसने आवेदन दिया है, तो ऐसी बिक्री के बाद उसके पास जो भूमि बचेगी वह 1.26 हेक्टेयर से कम ना हो रही हो, तब ऐसी अनुमति दी जा सकती है। ठीक, अब जो आरोप लगाए गए हैं उनकी बात करते हैं और क्या कार्रवाई की जा सकती है। तो उत्तर प्रदेश का जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 यहाँ लागू था। 1950 के बाद से कई बार कई मौक़ों पर इस कानून में संशोधन किए गए और उसको और आसान शब्दों में बनाने के लिए प्रयास किया गया। तो इसी के अंतर्गत जो संशोधित कानून था उसका एक सेक्शन है 157A। 157A में भी लगभग उसी तरह की बातें कही गई थी कि कलेक्टर की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी एससी समुदाय के व्यक्ति से जमीन हस्तांतरित नहीं की जा सकेगी। ठीक है, लेकिन 1992 में जो महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट है जिसके ऊपर ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं, उन्होंने अयोध्या के एक बरहटा मांझा गांव, अभी हमने मैप में उसको देखा, तो इससे लगभग 21 बीघा जमीन खरीद ली थी। और ये जो जमीन थी ये उन्हीं दलित समुदाय के लोगों की जमीन थी जिसको बिना कलेक्टर की अनुमति के, पूर्व अनुमति के खरीद लिया गया था। और जो कानून है, जो कानून के तहत चूंकि कहा गया है कि केवल एससी कैटेगरी के व्यक्ति को ही जमीन हस्तांतरित की जा सकती है, तो इस प्रक्रिया या इस प्रावधान से बचने के लिए इन्होंने क्या किया कि एक रोंघई नामक जो एक एससी कैटेगरी के व्यक्ति थे, कर्मचारी थे इनके, उनका इस्तेमाल किया। जो भी रजिस्ट्रियाँ थीं जमीन से संबंधित इस 21 बीघा भूमि जो लगभग 1 दर्जन से अधिक दलित समुदाय के व्यक्तियों से ली गई थी, उसके जो भी रजिस्ट्रेशन थे इनके नाम पर करवा दिए गए और ज़मीन इनके नाम पर ले ली गई। 3-4 साल का समय बीतता है, हम देखते हैं कि 4 साल बाद इन्हीं से, रोंघई नाम के व्यक्ति से, जो 21 बीघा ज़मीन थी वो ट्रस्ट ने अपने नाम पर अनुदान के रूप में ले ली। और इस अनुदान के रूप में लेते समय भी कलेक्टर से अनुमति नहीं ली गई। यहाँ से समस्या शुरू होती है और इसी को लेकर के अभी जो भी विवाद है वह सामने आता है। और जब जांच की गई कुछ प्रेस रिपोर्टर्स के द्वारा, तो पता चला कि जो भी भूमि के रिकॉर्ड खंगाले गए उसके आधार पर जो ज़मीनें ली गई थी वे दलित लोगों से संबंधित थी और वहाँ पर ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता जहाँ पर अनुमति दी गई हो। एक और आरोप ये भी लगा कि
चूंकि इस ट्रस्ट की स्थापना 1991 के आसपास कर ली गई थी। 1991 के बाद से जितना भी समय अब तक बीता, 29 साल के लगभग, तो इनके जो उद्देश्य थे वे काफ़ी हद तक अधूरे रहे। यानी जिस उद्देश्य के लिए इस ट्रस्ट का गठन किया गया था, उद्देश्यों में इन्होंने कहा था कि स्कूल बनाएंगे, कॉलेजेस बनाएंगे, विद्यापीठ का गठन करेंगे, रामायण के जो मंत्र हैं उनका उच्चारण बढ़ाने के लिए उसमें भी आगे प्रयास करेंगे। यानी इस पूरे स्ट्रक्चर को इन्होंने फॉलो नहीं किया, या फिर जितना फॉलो किया वो भी पूरा नहीं था। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ये जो ट्रस्ट है ये वास्तव में अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बनाया गया है, या फिर इस तरह की गतिविधियों में, जमीन की दलाली जैसी स्थितियों की गतिविधियों में संलग्न है और कुछ निजी लोगों के जरिए मोटा लाभ कमाने का कार्य कर रहा है। एक आरोप ये हुआ। एक और आरोप जो कई सारे लोगों पर लगाए गए हैं, सिर्फ निजी जो अधिकारी हैं उनके सिर्फ निजी रिश्तेदारों की ही अगर हम बात कर लें, तो कई आरोप ऐसे लगाए गए हैं कि मान लीजिए कोई ज़मीन आज की डेट में बेची जानी है और उस ज़मीन को बेचे जाने के लिए उस ज़मीन को दो भागों में बेचा गया, पहला भाग और दूसरा भाग। इसमें जो पहला भाग था उसको बेच दिया गया किसी ट्रस्ट को, खासकर ऐसे ट्रस्ट को जो सरकार की तरफ से खरीदारी कर रहे थे। ऐसे अभी हम एग्जाम्पल के तौर पर इसे समझ रहे हैं, तो कई सारे आरोप हैं। तो मान लीजिए इस ट्रस्ट को यह भूमि का आधा टुकड़ा बेच दिया गया 8 करोड़ रुपए में। वहीं जो दूसरा आधा हिस्सा था उसी भूमि का, उसी समय पर उसको बेचा गया किसी एक्स नाम के व्यक्ति को 2 करोड़ रुपए में, और अगले 5 मिनट बाद इसी एक्स नाम के व्यक्ति से वापस इस ट्रस्ट को, इसी भूमि को बेच दिया गया 15 करोड़ रुपए में। क्योंकि नाम हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, केवल उस धांधली को समझना है जो यहाँ पर देखने को मिल रही है या फिर ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर सीधा सीधा दिखता है कि मिस्टर एक्स को इस बात का लाभ दिया गया कि वो कैसे कम कीमत पर जमीन को खरीद करके ट्रस्ट को वापस से बेचें और बीच में लाभ कमाएं। और ये सारी चीजें बढ़ती हुई तब दिखी जब सुप्रीम कोर्ट ने जमीन से संबंधित मंदिर के विवाद को स्पष्ट कर दिया। क्योंकि इस बात को समझिए कि वो जो जमीन है वह अपने आप में मंदिर के स्थापित होने के बाद या फिर आने वाले समय में पर्यटन का केंद्र बनती हुई दिखेगी, या फिर पर्यटन के लिए उसको महत्वपूर्ण रूप से विकसित किया जाएगा। तो वहाँ पर पर्यटन के साथ साथ बिजनेसेस की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होंगी। तो जो भी लोग वहाँ पर ज़मीन इस वक्त खरीद रहे हैं, हालांकि सबका नाम नहीं कहना चाहिए, लेकिन अधिकतम लोग वहाँ पर जो भी ज़मीन खरीद रहे हैं वे अधिकतम लाभ की उम्मीद भी करेंगे। और ऐसे में अपने व्यक्तिगत लोगों को यदि ऐसा लाभ दिया गया है किसी भी अधिकारी या फिर किसी भी सरकारी व्यक्ति के द्वारा, तो यह निश्चित रूप से उसकी इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी का उल्लंघन है। और यदि कोई ऐसा उल्लंघन होता है तो उसमें दंडात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए। अभी हम आगे उस पर बात करते हैं। कार्रवाई कैसे की जा सकती है? उत्तर प्रदेश भू राजस्व संहिता नियम जो 2016 है उसके अनुसार यदि उन लोगों में शामिल जो मूल जमीन के मालिक थे, जिनसे ट्रस्ट ने जमीन खरीदी थी, जो एससी कैटेगरी के लोग थे, यदि उनमें से कोई व्यक्ति आकर शिकायत करता है तो निश्चित रूप से SC/ST एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी, ऐसा बताया गया है। इसके अलावा जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला है, यदि ऐसा मामला सामने आता है तो खरीदारों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। हालांकि अभी तक जो भी 21 बीघा जमीन जो SC वर्ग के लोगों से ली गई थी, अभी तक जो भी सरकारी अधिकारियों के निजी रिश्तेदारों के नाम सामने आए हैं उनमें से किसी को नहीं दी गई है। हालांकि आगे अगर सरकार ने भी चूंकि जांच की प्रक्रिया शुरू की है तो जांच के बाद ही कुछ चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी। हालांकि विपक्षी जो दल है उनका ये भी कहना है कि जांच जिस अधिकारी को सौंपी गई है उस अधिकारी के पास पूरी तरह से अथॉरिटीज़ नहीं है कि वह उन उच्च अधिकारियों की जांच कर सके, या फिर किसी विधायक या किसी मंत्री की जांच कर सके, किसी कमिश्नर की जांच कर सके। ऐसे में उनका कहना है कि जांच अपने आप में संपूर्ण नहीं हो पाएगी क्योंकि उनके पास इतने अधिकार ही नहीं है। ये रहा पूरा मामला। तो अब हमारे पास है कि क्या किया जाना चाहिए, निष्कर्ष क्या हो सकता है। सबसे पहला इसका जो जवाब होगा वह ये है कि सरकार के पास चूंकि जांच सौंपी गई है तो सरकार को किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस मामले की जांच कराई जानी चाहिए। इसके अलावा कुछ लोगों ने ये भी कहा है सुप्रीम कोर्ट से कि चूंकि आपने ही इससे संबंधित जो जजमेंट था, जो समस्या थी, उसको सॉल्व किया था, तो ऐसा यदि कोई धांधली का आरोप लगता है तो इस मामले की निष्पक्ष जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना चाहिए। तो यदि ऐसा कोई मामला बनता है, सुप्रीम कोर्ट इसमें संज्ञान लेते हैं, तो इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट किसी अधिकारी को सौंप सकते हैं, किसी अथॉरिटी को दे सकते हैं। इसके अलावा यदि जिन लोगों के नाम
दोषी की लिस्ट में आते हैं जांच के दौरान, जांच के बाद, तो उन लोगों पर स्पष्ट रूप से कार्रवाई होनी चाहिए कानून के दायरे में रहते हुए। और जो भी पीड़ित लोग हैं जिनसे ज़मीन इस तरह से ली गई थी, यदि आने वाले समय में उनकी ही ज़मीन का लाभ कोई अन्य व्यक्ति उठा रहा है तो उनको भी उपयुक्त मुआवजा दिया जाना चाहिए। तो ऐसे में उन लोगों के खिलाफ भी जांच की जानी चाहिए, ऐसे अधिकारी जो भी जिनका नाम आ रहा है, क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट अगर किसी क्षेत्र में शुरू होता है तो वहाँ के जो स्थानीय अधिकारी हैं सबसे पहले सारी जानकारी उनके पास होती है। ऐसे में उस जानकारी का दुरुपयोग करना कहीं से भी सत्यनिष्ठा या फिर उनका जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसके अंतर्गत सही नहीं माना जाएगा। तो ये भी एक बड़ा चैलेंज उनके सामने आएगा और अगर वे दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जानी चाहिए। ठीक है, सवाल क्या है आज का? सवाल है अयोध्या भूमि बिक्री से संबंधित वर्तमान विवाद क्या है, और संबंधित कानूनों का उल्लेख करते हुए चर्चा करनी है आपको। तो अभी के लिए जो विवाद है उसकी पृष्ठभूमि बताते हुए उल्लेख कीजिए, और अगर कोई केस स्टडी बनती है तो आपने चूंकि पूरे मामले को समझा है, इस आधार पर इसका उत्तर लिखने का प्रयास कीजिएगा। साथ ही जो कानून है उनका भी जिक्र आपको करना होगा कि कौन कौन से कानून यहाँ पर प्रमुख रूप से सामने आते हैं। ठीक है, आज के सेशन को समाप्त करते हैं। आपसे मिलेंगे अगले सेशन में किसी अन्य महत्वपूर्ण विषय के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए, शुक्रिया।